हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज के साथ जिसकी स्टोरी आपको काफी ज्यादा एक्साइट करने वाली है। ये कहानी है हमारे हीरो युनचे की, जिसे अपनी पास्ट लाइफ में एक ऐसा मिस्टीरियस ट्रेजर मिलता है जिसकी वजह से 7 ग्रेट क्लैंस उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं, और इतना कि उसके मास्टर और उसके फियांसे को जान से मार देते हैं। और इस चीज का बदला लेने के लिए युनचे उस मिस्टीरियस ट्रेजर के साथ ही अपनी डेथ को कबूल कर लेता है, पर लाइफ उसे सेकंड चांस देती है और वो रीइंकार्नेट करता है एक ऐसे पर्सन की बॉडी में जिसकी बॉडी में पावर ही नहीं थी। बचपन से उसके मिस्टिक वेन्स डैमेज थे, जिसकी वजह से लोग उसे यूजलेस और एक ट्रैश की तरह देखते थे। पर उस मिस्टीरियस से ट्रेजर की वजह से धीरे धीरे उसकी पावर वापस आने लगती है। तो क्या वो इस लाइफ में अपने पास लाइफ के दुश्मनों से बदला ले पाएगा? तो उसकी इस स्ट्रॉन्ग होने की जर्नी को आइए साथ में विटनेस करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक क्लाउड क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाखों की आर्मी मिलकर एक अकेले इंसान के साथ फाइट कर रही थी। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारी सीरीज का हीरो युनचे है, जो अकेले इनसे फाइट करते हुए काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। और इस वजह से वो अपने पास रखे हुए हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज करता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और एक ग्रीन कलर का पॉइजन चारों तरफ हवा में फैलने लगता है। ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में इंसान की जान तड़प तड़प कर चली जाती है। ये देखने के बाद दूर से और ज्यादा आ रहे एल्डर खुद को शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये पॉइजन तो धीरे धीरे उनके हेवनली शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करके अंदर आ रहा था। ये देखने के बाद वो एल्डर अपने साथियों को कहते हैं हेवनली सिल्क वॉर्म स्कार्फ पहनकर खुद को प्रोटेक्ट करे, जिसे सुनने के बाद वो सभी ऐसा ही करते हैं। पर इस पॉइजन की पावर उनके स्कार्फ के आगे काफी ज्यादा थी, तो वो उनके स्कार्फ को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी बॉडी में घुस रहा था। ये सब देखने के बाद एल्डर एक हेवनली एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे वो पॉइजन हट जाता है। और यहाँ उनकी बातों से पता लगता है कि ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार कोई इसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो कभी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और पिछले 3 दिनों और 3 रातों से वो इस फाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि उस हेवनली पॉइजन पर्ल को हासिल कर सके। तभी उन्हें क्लाउड क्लिफ के ऊपर एक और ब्लास्ट दिखता है, जिसके साथ ही उन बाकी एल्डर्स को भी पता लग जाता है कि युनचे क्लिफ के ऊपर है, और वो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अकेला होने के बावजूद भी युनचे काफी अच्छे से उन लोगों को टक्कर दे रहा था, पर तभी चारों तरफ से उस पर तीर की बौछार होने लगती है और वहाँ काफी सारी आर्मी एक साथ उस पर अटैक करने आगे बढ़ रही थी, जिनसे फाइट करते हुए हमें युनचे बताता है उस हेवनली पॉइजन पर्ल के बारे में। ये मिस्टीरियस वर्ल्ड का एक इतना खतरनाक ट्रेजर है जिसे रिफाइन करने पर ये अमृत का काम करती है, पर इसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि गॉड और डीमन को भी एक झटके में मार दे। हमें पता लगता है कि इस लाइफ में युनचे एक डॉक्टर था, जिसके मास्टर के हाथ में ये हेवनली पॉइजन पर्ल लगने के बाद सभी क्लैन के लोग उसे हासिल करने के लिए उसके मास्टर के पास आए, और पर्ल ना मिलने की वजह से उन्होंने उसके मास्टर को मार डाला। साथ ही उस पर्ल को हासिल करने के लिए उन्होंने युनचे के फियांसे को भी जान से मार दिया। यहाँ फाइट के दौरान एक जनरल अपना स्पेयर उसकी सीने में घुसा देते हैं, जिससे वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। इस सिचुएशन में युनचे हमें अपने बारे में बताता है कि वो चैंगयुन कॉन्टिनेंट का युनचे है, जो अपने मास्टर और अपने फियांसे का बदला इनसे नहीं ले पाया, पर वो हार तब तक नहीं मानेगा जब तक इन्हें मौत के घाट ना उतार दे। और फिर वो वहाँ सेल्फ ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की सारी आर्मी मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरे एल्डर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें युनचे खड़ा दिखता है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये मर गया है। अगर मर गया है तो फिर खड़ा क्यों है? तो वो अपने एक सिपाही को भेजते हैं उसे चेक करने के लिए, और जब वो सिपाही उसके हाथ से उस हेवनली पर्ल को निकालने की कोशिश कर रहा था तो युनचे होश में आ जाता है, जो कि उस पॉइजन की वजह से अनकॉन्शियस हो गया था। इधर वो एल्डर युनसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से 7 ग्रेट क्लैंस के इतने सारे लोगों की जान गई है। तुमने अकेले ने इस पॉइजन पर्ल की हेल्प से लाखों की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डायरेक्टली मार दूं तो ये पर्ल मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये सुनने के बाद युन हंसते हुए कहता है कि मुझे मारने की हिम्मत तुम कर सकते हो, और ये बोलकर वो फिर से उस हेवनली पॉइजन पर्ल को यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है कि धीरे धीरे उस हेवनली पॉइजन पर्ल का असर खत्म होता जा रहा था, इसलिए वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता। और ये बात वो आर्मी और एल्डर भी समझ जाते हैं। अब जिस पर्ल की वजह से इतना सब कुछ हुआ, वो इन एल्डर्स के हाथों में उसे इतनी आसानी से नहीं लगने देना चाहता था, तो वो क्लिफ से जंप करते हुए उस पिल को खा लेता है। एल्डर्स उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो पानी में गिर जाता है और उसके गले का लॉकेट चमकने लगा था, जिसके बाद एक एनर्जी रिलीज होती है और हमें सीन दिखाया जाता है युन को, जो कि कहीं और रीइंकार्नेट हो गया था, और अब इस लाइफ में इसका नाम शियाओचे है, जिसे उसकी आंट शियाओ लिंगशी काफी देर से जगाने की कोशिश कर रही है। होश में आने के बाद शियाओचे को रियलाइज होता है कि वो तो अब किसी और की बॉडी में आ गया है, और आज तो उसका वेडिंग डे है, जहाँ उसकी शादी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की शिया किंगवे से होने वाली है। ये जानने के बाद वो थोड़ा सा एक्साइटेड और हैरान नजर आ रहा था, तो ये देखते हुए उसकी आंट उसे छेड़ते हुए कहती है कि अभी तो तुम काफी ज्यादा बुरी हालत में थे, पर खूबसूरती का नाम सुनने के बाद तो तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी आई है, लगता है मैं ही फालतू में तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। तो शियाचे उन्हें मनाते हुए अपने दादाजी के बारे में पूछ रहा था, जिसपे उसकी आंट परेशान होते हुए कहती है कि फादर तो अभी भी डॉक्टर सेतु को लेने गए हैं, तुम बेहोश हो गए थे तो वो फिक्र के मारे उनके पास चले गए, मैं जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि वो परेशान ना हो। और ये बोलकर वो अपने फादर को बुलाने चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ गार्ड आपस में बात कर रहे थे कि इस यूजलेस बॉडी के
चक्कर में थर्ड एल्डर कितना ज्यादा पैसा वेस्ट करेंगे। और यहाँ ये सब सुनने के बाद शियाचे जब अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके मिस्टिक वेन तो डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। तो ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस लाइफ में वो यूजलेस है। पर तभी उसकी बॉडी में से अचानक से वो पॉइजन पर्ल रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पर इसके बाद जब वो शांत होता है तो उसकी बॉडी में से वो पॉइजन पर्ल रिलीज हो रहा था, तो वो उस पर्ल के कॉन्शियस में चला जाता है और उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ बातें पता लगती हैं, जैसे कि बचपन से ही शियाचे के मिस्टिक वेन्स खराब थे, जिस वजह से उसके दादाजी उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे और इसी वजह से काफी सारे बच्चे उसे परेशान करते थे, जहाँ उसकी आंट उसका सपोर्ट करती थी और वो इस मिस्टिक वर्ल्ड में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। कमजोर होने की वजह से उससे हर कोई परेशान था और उसकी शादी वाले दिन किसी ने तो उसे जहर तक दे दिया, जिसकी वजह से ओरिजिनल शियाचे की जान चली गई। और दूसरी तरफ हेवनली पॉइजन पर्ल खाने की वजह से युनचे इसकी बॉडी में आ गया। दूसरी तरफ लिंगशी अपने फादर के साथ शियाचे के पास आती है, जहाँ उसके फादर उसे चेक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनसे दूर हट रहा था। तो ये देख के फादर लिंगशी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने इसे क्या खिलाया जो कि ये बेहोश हो गया। तो आंट बताती है कि उसने तो सिर्फ उसे सूप बनाकर पिलाया था। तो इस बात पे तो दादाजी और ज्यादा भड़कने लगते हैं कि एक तो ये पहले से ही ज्यादा वीक है, ऊपर से तुम इसका ख्याल नहीं रख रही हो। तो शियाचे अपने आंटी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि वो खराब है, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है और वैसे भी टियानशुआन वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा है, यहाँ इतने सारे ट्रेजर है और काफी सारे मैनुअल मार्शल आर्ट मौजूद है, तो वो उन्हें प्रैक्टिस करते हुए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा अपने मिस्टेक विंस को रिपेयर करने का। पर प्लीज वो दोनों गुस्सा ना करे, वो दोनों अपना ख्याल रखे। ये सुनने के बाद तो दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आंट सोच रही थी कि सडनली तुम्हारा बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। पर फिर दादाजी शियाचे को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद बारात लेके निकलने का टाइम होने वाला था। और यहाँ लिंगशी शियाचे को रेडी करते हुए कहती है कि क्या बात है, सूप पीने के बाद से तुम्हारा नेचर काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा है। दूसरी तरफ शियाचे सोच रहा था कि अपनी पास्ट लाइफ में जब वो युनचे था तब पावर के पीछे भागते भागते वो उन सब में इतना ज्यादा खो गया कि अपने फियांसे और अपने मास्टर को खो बैठा। पर इस लाइफ में उसके पास उसके केयर करने वाले दादाजी और एक ख्याल रखने वाली आंटी है, पर उसके पास पावर नहीं है। यहाँ आंट उसे तैयार करते करते इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अपने छोटे से भांजे को वो बचपन से संभालती आई है, पर अब वक्त आ गया है उसे उसके वाइफ के हवाले करने का। इधर दोनों का ध्यान एक साथ उस सूप बोल पर जाता है। शियाचे को तो पता था कि किसी ने उसे पॉइजन दिया है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि बारात जाने का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ आराम कर रहे सर्वेंट की अंकल होंग काफी अच्छे से क्लास ले लेते हैं कि आज थर्ड एल्डर के पोते की शादी है, जो कि यहाँ का यंग मास्टर है, तो उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो सबकी क्लास ले रहे थे कि पीछे से शियाचे भी आ जाता है और वो बग्गी में बैठने की बजाय घोड़े के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर तो अंकल होंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वो आकर शियाचे को इस घोड़े के बारे में बताते हैं कि ये 4th लेवल का बिगिनर फेस मिस्टिक बीस्ट है, पर तुम्हारे जितनी मिस्टिक पावर है तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते। पर शियाचे उनकी बातों को इग्नोर करके उस घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। अब जैसा कि अंकल होंग ने उसे बताया था, वो घोड़ा उसे खुद के ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिसे देखने के बाद सर्वेंट हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ शियाचे सोच रहा था, उसे नहीं पता था उसकी बॉडी इतनी ही ज्यादा वीक है। तभी उसके पास यूलोंग आता है, जो कि उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। तो अब अपने पास्ट लाइफ में डॉक्टर होने की वजह से उसे हर तरीके की दवाई और जहर के बारे में पता था। तो यूलोंग का हाथ पकड़ते ही शियाचे को स्मेल आता है हार्ट डिवोरिंग पाउडर के बारे में। यहाँ यूलोंग और यांग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस घोड़े से काफी ज्यादा वीक है, तो उसे कैरेज में जाना चाहिए। आज उसकी शादी है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये सुनने के बाद शियाचे कहता है कि वो उनकी फिक्र करता है, पर आज उसकी शादी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। अब फैमिली की रेपुटेशन भी तो बचानी है, तो उसे घोड़े में जाना ही होगा। तो ये सुनने के बाद यूलोंग यांग को एक व्हाइट घोड़ा लाने को कहता है और उसकी बातों से जेलसी की आवाज आ रही थी, जब वो शियाचे को कहता है कि आज तो तुम्हारी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से होने वाली है। पता नहीं आज कितने सारे अमीर लोग रो रहे होंगे। पर शियाचे तो सब कुछ उनके ऊपर डाल देता है कि आपकी वजह से तो उनकी फैमिली की आन बान शान है। वो तो बस एक खूबसूरत लड़की से शादी कर पॉपुलर होने वाला है, लेकिन पावरफुल तो उसके भैया ही रहने वाले है ना। ये बोलकर वो अपनी शादी अटेंड करने के लिए जाने लगता है, जहाँ घोड़े में बैठकर जाते हुए शियाचे समझ जाता है कि ये जो उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा है ना, इसी ने उसे मारने के लिए पॉइजन डाला था। दूसरी तरफ तो उनके जाने के बाद यूलोंग का रवैया ही चेंज हो जाता है। वो यांग को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुमने इसे मारा नहीं, पर वो बेचारा जो कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आया था, वो कहता है कि मैंने खुद देखा था, ये मर चुका था। पर यूलोंग तो उसे शांत करा देता है। तो इसके बाद यान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसकी शादी उससे हो रही है तो वैसे भी वो इतनी समझदार लड़की है, इसे खुद को टच करने नहीं देगी, और वैसे भी जब तक वो हमारे श्याओ फैमिली में रहेगी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद इस लड़के के चेहरे पर अलग ही खुशी झलकने लगती है, जैसे कि वो ऐसा ही करने वाला है। दूसरी तरफ काफी धूम धड़के के साथ बारात आगे बढ़ रही थी और सारी लड़कियां शियाचे को देखकर आंखें भरी थी, क्योंकि वो था ही इतना हैंडसम। पर फिर कुछ लोग बताते हैं कि वो हैंडसम जरूर है, लेकिन बचपन से ही डिसेबल है। वो अभी तक 1st लेवल ऑफ बिगिनर फेस मिस्टेक को भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो ये सुनने के बाद लड़कियां मुंह बनाने लगती हैं कि ये तो मुझसे भी बुरा है, पता नहीं फिर शिंग ये इससे शादी क्यों कर रही है। पर फिर पता लगता है कि शियाचे के फादर शियाओयिंग और किंग वे के फादर होंग ही आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, और काफी सालों पहले किंग वे को बचाते हुए शियाओयिंग की डेथ हो गई, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, और ये शादी 18 साल पहले ही तय
कर दी गई थी। आसपास की बातें सुनने के बाद अंकल होंग को फिक्र हो रही थी अपने यंग मास्टर की, तो वो उसे कहते हैं कि आपको गैरेज में बैठ के जाना चाहिए था, पर ये लड़का कहाँ किसी की सुनता है। तभी गली मोहल्ले में हलचल होने लगती है और पता लगता है कि एक ज़ेंग-टू बीस्ट उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो रास्ते में आ रहे सभी लोगों को इधर उधर फेंकते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। शियाचे का घोड़ा भी बेकाबू होने लगता है। ये देखकर अंकल होंग अपने आइस मिस्टिक पावर का यूज करके उस बीस्ट को फ्रीज कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए वो बीस्ट तो काबू में आ गया था। तभी उसका हाउसकीपर आता है, जो उनसे झूठ मूठ का माफी मांग रहा था कि उसके बीस्ट ने उनका रास्ता रोक लिया जबकि वो लोग शादी अटेंड करने जा रहे थे। तो अंकल होंग काफी गुस्से में उन्हें रास्ता छोड़ने को कहते हैं, पर ये तो और ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगते हैं कि सालों से ये बीस्ट बंधा हुआ था, पता नहीं आज कैसे छूट गया। शायद अपने आसपास का माहौल इसे पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ये देखकर कि वैसे ही सब लोग शियाचे से नफरत करते हैं, अब तो यहाँ एक बीस्ट भी आ गया, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इधर तो वो हाउसकीपर डायरेक्ट बोल देता है कि लोग काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात से कि एक यूजलेस पर्सन की शादी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से हो रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। अगर तो मिस्टर श्याओ यानी कि शियाचे अगर इस बीच से फाइट करते हैं तो फिर मैं क्या, पूरी सिटी धूमधाम से इनकी बारात लेकर जाएगी, फिर हमें इनकी शादी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो शहर के सभी लोग इस बात पर एग्री कर रहे थे, पर अंकल होंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याओ फैमिली के मेंबर को चैलेंज करने की, वो भी इतने खास दिन पर। अंकल होंग उसे सबक सिखाई पाते कि पीछे से शियाओचे उन्हें मना करता है कि उसे ये चैलेंज मंजूर है, वो इसे करना चाहता है। अंकल उसे समझा रहे थे कि यंग मास्टर ये ज़ेग-टू बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और तुमसे 2 लेवल ऊपर है, तुम इसे नहीं संभाल सकते। पर शियाओचे एक स्माइल के साथ कहता है कि देख लेते हैं ट्राई करके, और हाउसकीपर भी अपने उस बीस्ट को आगे कर देता है। उसके हॉर्स को डर न लगे इसलिए वो उसकी आंखों पे रेड कपड़ा बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और सब लोग सोचते हैं कि आज तो ये लूजर मरने जा रहा है। ज़ेग-टू बीस्ट आगे बढ़ते हुए अपने मिस्टिक पावर को रिलीज कर रहा था। उसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर शियाचे भी उसे एक डेथ लुक देता है, और उस बीस्ट को शियाचे के अंदर यूनचे दिख रहा था, जो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है देखने में। उसकी इतनी खतरनाक डेथ स्टेयर देखने के बाद वो वहीं रुक गया था, और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसका हाउसकीपर ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। आसपास के लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ज़ेग-टू बीस्ट तो 6 लेवल के पावर वाले बिगिनर फेस मिस्टिक से भी नहीं डरते, फिर वो इतना खतरनाक बीस्ट होकर इस जैसे लूजर से कैसे डर सकता है। दूसरी तरफ उस हाउसकीपर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अपने बीस्ट को भड़काने के लिए वो उसे एक देव पंच मारता है, जिससे तो वो भड़क कर एक दहाड़ मारता है, और यहाँ शियाचे का घोड़ा भी बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग गई थी, और अब तो वो बीस्ट इतना ज्यादा गुस्सा होकर उसके ऊपर तेजी से जंप करता है। सबको तो लगता था कि अब इसका काम खत्म होने वाला है। अंकल होंग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर यहाँ शियाचे अपना एक पंच तैयार कर लेता है। देख के तो ऐसा लग रहा था कि शियाचे पंच मारकर इस बीस्ट का काम ही खत्म कर देगा, और ऐसा होता भी है। एक पंच के साथ वो बीस्ट रुक जाता है, पर ये पंच हमारे शियाचे ने नहीं बल्कि उसके साले साहब ने मारा था, जिसका नाम युनबा है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना कि उस बीस्ट को सूंड से पकड़कर घुमाकर उस हाउसकीपर के ऊपर दे मारता है, जिससे तो बेचारे का पापड़ बन गया था। सब लोगों की हंसी छूट जाती है ये सीन देखने के बाद, और दूसरी तरफ युनबा अपने जीजू को गले से लगा लेता है कि जीजू आई मिस यू सो मच। इतनी जोर से गले लगाने की वजह से हमारा शियाचे कह रहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना तो मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। तो वो शर्माते हुए अपने जीजू को नीचे रख देता है, और वो कह रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे युनबा का कहना था कि फादर और सिस्टर उसका वेट कर रही हैं, कब से, आपको इतना टाइम क्यों लग गया, उन्होंने मुझे भेजा आपको लेने के लिए, तो मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ। ये बोलकर वो उसे चावल की बोरी की तरह अपने कंधों पे लाद लेता है, पर शियाचे से समझा रहा था कि उसे घोड़े पे बैठ के जाना होगा ना, वो दूल्हा है। तो युनबा क्या करता है, घोड़े के साथ उसे गोद में उठा लेता है। बताओ कहीं मिलेगा ऐसा साला। वैसे ये नजारा देखने के बाद तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और वो बीस्ट तो डर के वहाँ से भाग जाता है। इधर रास्ते में वो हाउसकीपर पड़ता है, तो हमारा युनबा उसे किक मार के फुटबॉल की तरह दूर उछाल देता है। दूसरी तरफ हमें शियाचे के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो काफी फिक्र कर रहे थे उसकी। तभी उसके पास यांग और उसके दादाजी आते हैं, जो वहाँ का उजड़ा हुआ हाल देख के कहते हैं कि कोई कहेगा कि आज तुम्हारे पोते की शादी है, सब कुछ इतना शांत क्यों है। तो थर्ड एल्डर उन्हें इनवाइट करते हैं अपने घर पे ड्रिंक के लिए, पर ये दादाजी तो टोन कसने लगते हैं कि मेरे पोते ने अभी 9th लेवल को अचीव किया है, तो मुझे उसकी पावर को इनहेंस करने में उसकी हेल्प करनी है। मेरे पास कोई फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तीसरे इंसान की शादी में नाचूं। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि इसका तो बेटा भी मर गया, पोता तो यूजलेस है, लगता है इसकी पीढ़ी खत्म होने वाली है। दादाजी को ऐसी बातें सुन के बुरा तो काफी लगता है। दूसरी तरफ हमें शियाचे को दिखाया जाता है, जिसे उसी के सर्वेंट काफी ज्यादा ड्रंक करा देते हैं, ताकि अपनी वाइफ के सामने उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाए, और ये करने के बाद तो वो काफी खुश होकर जा रहे थे। पर दूसरी तरफ शियाचे को दिखाया जाता है, जिसका कहना था कि मैं पॉइजन मास्टर हूँ, और ये लोग सोचते हैं कि ये मुझे ड्रिंक करा सकते हैं, और फिर वो अपने हाथों से उन सारे ड्रिंक को रिलीज कर देता है। दूसरी तरफ किंगरे को दिखाया जाता है, जैसे ही अंदर आकर शियाचे की नजर उस पर पड़ती है, उसकी खूबसूरती देखकर तो वो दंग रह गया था, पर उसने मास्क लगाया था, तो वो उसके पास जाकर उसके मास्क को उतारने की कोशिश करता है, तो वो अपने मिस्टिक आइस का यूज करके उसे फ्रीज कर देती है, और इस
इस टेक्निक की हेल्प से उसे ये भी पता लग जाता है कि सामने वाले पर्सन का मिस्टेक वीन्स खराब है। पर फ्री होने के बाद तो शाओचे ने फाइनली उसके मास्क को उतार दिया था, पर वो उसे दूर झटक देती है। और जब शाओचे उसे बिना मास्क के देखता है तो सोच रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लोग इसकी तारीफ करते हैं, इसके पीछे वजह तो है। दूसरी तरफ किंगवे पूछ रही थी कि तुम्हारे ये वीन्स किसी ने जानबूझ के हर्ट किए ना, क्या इसको क्योर करने का कोई रास्ता नहीं है? तो शाओचे उसे अपनी फिक्र करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसे नहीं करनी चाहिए। और यहाँ वो किंग से उसके पावर के बारे में पूछता है कि तुम्हारी आइस पावर तो बहुत ज्यादा रेयर है ना, पर अगर उसे आइस क्लाउड की पावर चाहिए होगी तो उसके लिए उसे अपने दिल को पत्थर का करना होगा। तो मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, इसलिए आइस क्लाउड टैक्टिक का यूज करती हो। शाओयो को इसकी पावर के बारे में इतनी नॉलेज देकर वो कहती है कि तुम तो तुम्हारे र्यूमर से थोड़े से अलग हो। तो वो भी खुश होकर कहता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं मुझ में जो कहे अनुसार काफी अलग है, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ये बोलकर वो उसके पास जा रहा था, पर वो तो पूरी जगह को फ्रीज करने लगती है और फिर उसे बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं आउस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की स्टूडेंट हूँ, तो उस पैलेस में एंटर करने के लिए एक रूल है कि मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, पर तुमसे शादी करना मेरी एक मजबूरी है क्योंकि मेरी जान बचाई गई थी। पर अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम और मैं कोई रियल कपल की तरह नहीं रहेंगे। तो ये सुनने के बाद शाओ कहता है कि एक और एरोगेंट लड़की जो कि आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की क्वीन बनना चाहती है। तभी किंगवे को पता लगता है कि कोई बाहर है और ये जानने के बाद शाओ ये फटाक से लाइट ऑफ कर देता है और उसे कुछ भी कहने को मना कर देता है। दूसरी तरफ यांग जो कि उन पे नजर रख रहा था, वो जाके अपने यंग मास्टर यूलोंग को बताता है कि कैसे शाओचे अंदर गया और लाइट ऑफ हो गई। ये सुनने के बाद उसका खून खौल जाता है और वो काफी गुस्से में कह रहा था कि किंगवे उसकी होना डिजर्व करती है, वो तो शाओचे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जान से मार देगा। इधर शाओ किंगवे के पास जाकर बैठते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, हमें सोना चाहिए। पर वो तो उसे अपनी पावर दिखा के डराते हुए कहती है मेरे पास भी मत आना। पर वो तो काफी इनोसेंट बनते हुए कहता है तो फिर मैं सोऊंगा कहाँ? जिस पे किंगवे कहती है कि ठीक है मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी, तुम बेड पे सो जाओ। वो कहता है कि तुम मेरी नई नई शादीशुदा बीवी हो, मैं तुम्हें जमीन पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तो बस किंगवे कोई हर्ज नहीं करती, वो उसे जमीन पे सोने के लिए ऑर्डर कर देती है। ये सुन के तो उसके सारे अनुमानों पे पानी फिर जाता है। बड़ा लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंगवे बेड पे सो रही थी और वो नीचे बैठा था और वो उसे बुलाता है हनी। तो वो उसे काफी गुस्से में कहती है कि दोबारा अगर मुझे हनी बुलाया ना तो कमरे से उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं अगर जमीन पे सोया सारी रात तो कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। तो वो चादर उठा के फेंक के मारती है और फिर वो उसे कहती है कि बस 1 महीने की बात है, कुछ दिन सह लो, मैं आइस क्लाउड माउंटेन वापस चली जाऊंगी। तो ये सुनने के बाद तो वो खुश होने लगता है कि तुम 1 महीना मेरे पास रहोगी हनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुन के वो कहती है मैंने कहा ना कि मुझे हनी मत बुलाओ। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेम बेड पे नहीं सो रहा तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा पति हूँ, तो मैं तुम्हें हनी ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं किंग? तो वो उसे फिर से पावर दिखा के डराती है। वो कहता है कि हाँ हाँ डरा क्यों रही हो? थोड़ी देर सोचने के बाद ये शैतान फिर से कहता है कि हनी जब तुम चली जाओगी तो क्या हम दोबारा मिलेंगे? वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये कह रहा था कि मैं 3 जनरेशन का अकेला इकलौता लड़का हूँ, अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो खाना तो खत्म हो जाएगा ना। तो तुम्हारे जाने के बाद क्या तुम मुझे अलाउ करोगी कि मैं किसी कॉन्क्यूबाइन से शादी कर लूं? वो आगे कुछ बोल पाता, वो अपने आइस स्वॉर्ड निकाल कर उसके गले में रखते हुए कहती है कि अगर और कुछ बोला ना तो ठंड में बाहर फेंक दूंगी। तो ये देखने के बाद वो पीछे हटते हुए कहता है कि पता नहीं कोई लड़की इतना भी गुस्सा कर सकती है क्या? और फिर काफी धीरे धीरे रूम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो? वो कहता है कि वॉशरूम जा रहा हूँ, ना जाओ। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें तो आदत है ना कहीं भी करने की, तो कर दो कहीं भी। तो ये सुनने के बाद शाओचे का ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि जो उसने अल्कोहल फेंका था ना उससे किंगवे को लगता है कि उसने सुसु की थी। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना रेपुटेटेड पर्सन अपनी इमेज की धज्जियां उड़ाऊंगा यहाँ वहाँ करके? उसके जाने के बाद उसे उसकी बातों पे हंसी आने लगती है। इधर वो बाहर आने के बाद सोच रहा था कि कितनी कोल्ड ब्लडेड पर्सन है, बिल्कुल उस स्टार की तरह। और फिर उसे दूर से एक धमाका सुनाई देता है तो वो उस तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें किंगवे के मास्टर को दिखाया जाता है जो उसके पास आकर उसे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस ले जाने आई थी। पर यहाँ किंगवे अपने मास्टर को समझाते हुए कहती है कि उसकी नई नई शादी हुई है, उसे 1 महीने का टाइम और चाहिए। तो उसके मास्टर उसे ये समझाकर चली जाती है कि उसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। तो अब हमारी किंगवे के पास 1 महीने का टाइम था। दूसरी तरफ क्लिफ के ऊपर जाने के बाद शाओचे का हाथ ग्लो करने लगता है और उसे एक अच्छा सा पौधा नजर आता है। ये पौधा स्टार हिडन ग्रास था जिससे स्टार हिडन पिल बनाया जा सकता था और यहाँ 2 थे तो वो दोनों को रख लेता है। ये मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। उधर जाने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की की बॉडी में पॉइजन फैला हुआ था, तो जैसे ही शाओचे इसे छूता है उसकी बॉडी में भी पॉइजन फैल जाता है। पर शाओचे के पास हेवनली पॉइजन पर्ल होने की वजह से उसकी बॉडी से रिफाइन कर लेती है और जैसे ही उस लड़की को पता लगता है कि हेवनली पॉइजन पर्ल शाओचे के पास है वो उसे बाइट कर लेती है। ये देखकर शाओचे को हैरानी हो रही थी कि इस लड़की को कैसे पता। पर जैसे ही वो लड़की उसके ब्लड को सक करती है हेवनली पॉइजन पर्ल उसे अलाउ कर देती है उसके सबकॉन्शियस माइंड में आने के लिए। ये देख के शाओचे सोच रहा था कितनी खूबसूरत लड़की है, पर किसे पता था बेचारी को पॉइजन दिया जाएगा। यहाँ तभी शाओचे की आंटी
उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर वो तो आंटी से पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रही है। मैं तो यहाँ हवा खाने आया था। तो आंटी कहती कि झूठ मत बोलो, तुम्हें किंगे ने लात मार के निकाल दिया ना। तो वो कहता है कि वो तो मेरा ही घर है ना, मुझे मेरे घर से थोड़ी कैसे निकाल सकती है। आंटी को क्या ही करना था, वो अवॉइड करती है। इसके बाद हमें श्याओ चे और उसकी आंटी को दिखाया जाता है जो बचपन की काफी सारी मेमोरीज के बारे में बात करते हुए खुश हो रहे थे और फिर सोचते हैं कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर श्याओ चे उन्हें यकीन दिलाता है कि उसकी शादी हो गई है तो क्या, पर उसकी आंटी और उसके ग्रैंडपा अभी भी उसके लिए सबसे स्पेशल है। वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दूर से किंगवे उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर हमारे श्याओ चे को पता लगता है कि किंगवे आकर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर गई थी। तो वो अपने घर के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है कि हनी, तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गया ना, अब जल्दी चलो, हमें दादाजी से मिलने जाना है, वो वेट कर रहे होंगे। तो वो भी काफी अच्छे से तैयार होकर आती है, जिसे देखकर तो इसका दिल खुश हो गया था। वो दोनों दादाजी से मिल रहे थे, जहाँ दादाजी उनकी शादी को लेके काफी ज्यादा खुश होते हैं। किंगवे का प्लान था कि वो उन्हें सब सच बता दे, पर श्याओ चे उसका हाथ पकड़ के उसे रुकते हुए ऐसे दिखाता है जैसे कि वो सच में काफी अच्छे कपल है, पर वो उसका हाथ झटक देती है। वैसे तो वो उसे खुद को छूने नहीं देती, पर यहाँ श्याओ चे दादाजी के सामने काफी फायदा उठाता है। वो उसे कंधे से पकड़कर अपने क्लोज कर रहा था, पर यहाँ वो उसे फ्रीज कर देती है। पर ये तो दादाजी के सामने कहता है कि हम नेक्स्ट ईयर आपको एक अच्छा सा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड देंगे। दादाजी से मिलके आने के बाद किंगवे उसे पूरा का पूरा फ्रीज करके वहीं छोड़ देती है। वो कह रहा था कि तुम्हें थोड़ी सी रहम दिखानी चाहिए मेरे ऊपर। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छूने की, दोबारा छुआ ना तो मैं तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगी। तो वो कहता है कि मैं तो ये दादाजी को खुश करने के लिए कर रहा था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो भी थोड़ी सी इमोशनल होकर उसे अनफ्रीज कर देती है। अब वो तो अपने कल्टीवेशन में लग गई थी, यहाँ ये नौटंकी जाकर उसे बड़ी प्यार से देखने लगता है। तो वो उसे काफी गुस्से में घूर के देख के कहती है क्या है। तो वो कह रहा था कि हनी, आज जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, तो मैंने जो कहा था वो सच कहा था। वैसे मैंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैंने गलती से तुम्हारी नब्ज पकड़ ली थी। तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता लगी है कि जब भी तुम अपने आइस मिस्टेक की पावर को यूज करती हो, तुम्हारी बॉडी 3 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन आगे बढ़ेगी ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, जिससे तुम्हारी बॉडी में और भी काफी सारे चेंजेस होंगे। ये बोलने के बाद वो छुपते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बॉडी में और भी लेडीज प्रॉब्लम्स हैं। तो वो उसे कहती है कि छुपो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो वो फिर काफी चौंकते हुए कहता है कि मैंने जो कहा वो सच है ना। तो वो बताती है कि हाँ ये सच है। आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के लोगों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस वजह से वक्त के साथ उनकी बॉडी वीक पड़ती जाती है। तो ये सुनने के बाद श्याओ चे कहता है कि यही वजह है ना कि तुम्हारे सेट के लोग काफी कम जीते हैं बाकी सेट के मुकाबले, और इतनी हार्ड प्रैक्टिस की वजह से वो अपने माँ बनने की शक्ति खो देती है, और यही वजह है कि वो झूठ बोलती है कि वो रिलेशनशिप नहीं रख सकती। तो वो अपनी पावर रिलीज करते हुए गुस्से में उसे चुप होने का कहती है कि खबरदार मेरे सेट को नीचा दिखाया तो। पर श्याओ चे कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो कहती है सच में? वो कहता है हाँ, ना केवल ठीक कर सकता हूँ बल्कि मैं तुम्हारी मिस्टेक पावर को 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि अगर तुम नहीं कर पाए ना तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगी। तो वो अपना एक्यूपंक्चर किट लेकर बैठ जाता है उसकी ट्रीटमेंट करने। वैसे ट्रीटमेंट के साथ वो थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी कर रहा था, आदत से मजबूर, और उसे पता भी नहीं चलता ये कब उसे एक्यूपंक्चर कर देता है, और उसे उसके हाथों को रिलैक्स रखने का बोलकर हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज कर रहा था। यहाँ उसकी इस तरीके की एबिलिटी को देखकर किंगवे सोच रही थी कि पूरे टियानशुन कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2-4 ही ऐसे मेडिसिन मास्टर है जो इन सब का क्योर जानते हैं। लगता है कि ये सच कह रहा था। अपना काम खत्म करने के बाद श्याओ चे कहता है कि अब तुम टेस्ट कर सकती हो। तो वो अपने दोनों हाथों से अटैक करके देखती है, जहाँ क्योर करने वाले हाथ की स्पीड की पावर काफी ज्यादा थी। तो वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है। और यहाँ श्याओ चे बताता है कि लंबे समय तक आइस की पावर यूज करने की वजह से मेरिडियंस ब्लॉक होने लगती है, इसलिए पावर कम यूज होती है। पर जैसे ही इसे क्योर किया जाता है और फिर जो ब्लॉकिंग थी वो खत्म हो जाती है, और ठंडी हवा के साथ ये पावर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पूरी बॉडी का इसका क्योर किया जाए तो तुम्हारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सुनने के बाद किंग ये कह रही थी कि क्या तुम ये कर सकते हो? वो कहता है कि हाँ, तुमने देखा ना, मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो किंगवे से पूछती कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वो कहता है हाँ। तो फिर अपने कपड़े उतारो। तो वो उसे फिर से अपनी पावर दिखा के डराते हुए कहती है मरना है तुम्हें? वो कहता है कि अगर तुम्हारे मेरिडियंस को अनब्लॉक करना है तो तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा ना, तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, और अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो खुद से कर लो। उसका तो दिल करा था कि अब उसकी बात मानते हुए किंगवे अपनी ड्रेस को उतार देती है, और ये देखने के बाद तो ये ठरकी जनाब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ, मैं तो जीत गया। और फिर काफी फोकस के साथ वो एक्यूपंक्चर स्टार्ट करता है, जहाँ किंगवे की पूरी बॉडी को रिफाइन करने के लिए हमारे श्याओ चे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो उसे पूरी तरीके से हील करके कहता है कि आज जैसा सेशन हुआ ना, ऐसा 6 और करने पड़ेंगे, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वैसे यहाँ श्याओ चे की इतनी बुरी हालत देखने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये करना आसान है? तुम्हारे जैसे 10th लेवल की जीनियस को हील करने के लिए मुझ जैसे 1st लेवल की सारी पावर लग गई, बेचारा मैं। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वो उसे पूछते है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बस अब जनाब की नौटंकी स्टार्ट हो जाती है कि मैं इतनी थकान के बाद अब नीचे
नीचे तो नहीं सोने वाला, तो मैं कोई रूम ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ मैं तन्हा अकेला सैडनेस के साथ सोऊं। अब उसने उसकी इतनी हेल्प की थी, तो ये बात जानने के बाद किंगवे से कहती है कि तुम बेड पे सो सकते हो। तो ये सुनने के बाद तो जनाब नाच उठते हैं कि वाह मैं फिर से जीत गया। थोड़ी देर बाद बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो किंगवे से कह रहा था कि तुम्हें सच में ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बीच में तकिया लगा दिया था ना। वो कहता है कि जितनी तुम्हारी मिस्टिक पावर है ना, मैं अगर तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे फूंक मार के उड़ा सकती हो। जब देखता है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करी, तो वो कहता है कि हनी तुम मेरी एक हेल्प करोगी। वो कहती है क्या बताओ। वो कहता है हनी जब तुम आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस जाओ ना, तो मेरे लिए 3 चीजें लेकर आना, 7 मिस्टिक का लिंगलोंग ग्रास, पर्पल पर्ल्स स्काई क्रिस्टल और मिस्टिक बीस्ट पैलेट। वो तो ऐसे मंगा रहा था जैसे कि धनिया पुदीना नींबू मंगा रहा हूँ। पर यहाँ किंगवे कहती है कि ये तो हेवन और अर्थ का ट्रेजर है ना, ऐसे एक साथ किसी को नहीं मिलते, पर तुम्हें ये तीनों एक साथ क्यों चाहिए। तो वो काफी सीरियस होते हुए कहता है कि अपने मिस्टेक वेन्स को रिपेयर करने के लिए। तो वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो लाके देने की कोशिश करेगी। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ श्याओ चे अपनी वाइफ किंगवे के पास जाकर उसे किस करने ही वाला था कि तभी घंटी की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और पता लगता है कि ये तो सपना था। तो उसे तो काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई इतनी सुबह सुबह बेल बजा के मेरा मूड खराब करने की। अच्छा भला सपना तोड़ दिया। और फिर हमें पता लगता है कि ये बेल मीटिंग हॉल का था जहाँ थर्ड आइडल पहुँचते हैं तो उनकी नजर पड़ती है यू लॉन्ग के ग्रैंडफादर और फैमिली हेड के बीच में बातें चल रही थी। तो वो जाकर पूछते हैं कि आखिर इतने सुबह सुबह ये बेल क्यों रिंग की। पर फैमिली एडर उनके पास खुश होकर जाते हुए बताते हैं कि हमें श्याओ ट्राइब से एक लेटर रिसीव हुआ है। तो ये सुनकर थर्ड एडर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फैमिली हेड बताते हैं कि जब से उनकी फैमिली लियोरियन सिटी पर आकर बसी है तब से 100 सालों से इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, पर अब फाइनली उनकी तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है। तो ना केवल वो लोग अपने फेवरेट सन को यहाँ भेज रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ का एक डिसाइबल अपने साथ श्याओ ट्राइब में लेके जाएंगे। तो ग्रैंडफादर ये सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने हमें एक्नॉलेज किया। तो ये सुनकर फैमिली एल्डर हामी भरते हैं। तो यहाँ एल्डर का कहना था कि वो अपने पोते को भेजेंगे ताकि उसके मिस्टेक मीन्स ठीक हो सके, पर फैमिली हेड का चेहरा उतर जाता है ये सुनने के बाद। इधर यूलोंग के दादाजी आकर ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे कि ये लेटर स्पेशली उनके पोते के लिए है। यहाँ वो अपने पोते यूलोंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि उन्हीं को भेजना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का नाम रोशन करेगा। पर फैमिली हेड उसके हाथ से वो लेटर लेकर कहते हैं कि हमारे सेक्ट में और भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, इसीलिए हमें बाकी सबके बारे में भी सोचना होगा ना। तो ये सुनने के बाद वो एल्डर कहते हैं कि मेरे पोते यूलोंग के अलावा और कौन है जो यहाँ पर पावरफुल है और उससे कोई टक्कर लेने की सोचेगा। और यहाँ वो शाचे की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि वो तो एक लूजर है, उसके पीछे कितने ट्रेजर वेस्ट करें। ये सुनकर दादाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ एल्डर और ज्यादा भड़काते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि श्याचे वाले तुम्हारे पोते को नोटिस करेंगे? वो इतना ज्यादा यूजलेस है, इतने सालों में तुम काफी कुछ उसके ऊपर वेस्ट कर चुके हो। अब मुझे नहीं लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को उसके पीछे वेस्ट करना चाहिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हो रही है ये सोचने की कि आप श्याओ ट्राइब वाले को अपने बेटे को भेजेंगे वहाँ। अब तो थर्ड एल्डर का सब्र जवाब दे देता है। वो अपने पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने वाले थे। यहाँ थर्ड एल्डर का पावर इतना ज्यादा था कि फैमिली हेड भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाते। यहाँ यूलोंग के दादाजी उन्हें रुकने को कहते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पोते का ख्याल श्याओ सेक्ट वाले रखने वाले हैं। ये बात एकदम सच थी। तो सुनने के बाद दादाजी शांत हो जाते हैं और फिर काफी गुस्से में वहाँ से काम का बहाना करके निकल जाते हैं। यहाँ सेकंड एल्डर की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। दूसरी तरफ हमें किंगवे को दिखाया जाता है जो अपने मेरिडियंस के अनब्लॉक होने पर अपनी पावर का टेस्ट कर रही थी और अब उसकी पावर सच में 3 गुना ज्यादा बढ़ने की वजह से वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाती है। वो प्रैक्टिस करते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यूलोंग उसे देखता रह जाता है और जब ये चीज किंगवे नोटिस करती है तो वो शांत हो जाती है। यहाँ यूलोंग उससे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वो उसे साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह देती है कि श्याओ चे अभी यहाँ नहीं है। पर वो तो उसे मक्खन मारने लगता है कि मैं तो आपसे मिलने आया था, सुना है कि आप 18 सालों में ही 10th लेवल की जीनियस बन गई है, मैं तो आपको देखना चाहता था। पर वो कह देती है कि मैं प्रैक्टिस करने में बिजी हूँ। तो ये सुनने के बाद उसका मुंह बन जाता है कि कितनी एरोगेंट है। फिर वो कहता है कि आप गलत समझिए, मैं तो आपके साथ प्रैक्टिस करने आया था, मैं इस पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना पसंद करेंगी? ये सुनने के बाद वो उसके साथ फाइट करने लगता है जहाँ मिस किंग ये अपनी पावर का यूज भी नहीं करती, काफी स्मूथली उसे घायल कर देती है। अब ये देखने के बाद तो वो और ज्यादा जोश में आकर उसके साथ फाइट करने जाता है। इस बार तो वो अपनी पावर भी रिलीज कर रहा था पर मिस किंग वे उसे घुमाकर ऐसा जोरदार चांटा मारती है ना कि घूमते घूमते दूर गिर जाता है, बेचारे का दांत भी टूट जाता है। ये देखने के बाद उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहता है लगता है मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो फिर से उस पर जोश जोश में अटैक करने जाता है पर यहाँ किंग वे काफी स्मूथली उसे दोबारा पटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ देती है। दूसरी तरफ से श्याओ चे भी आ रहा था और उसे नजर आ जाता है उड़ता उड़ता यूलोंग जो कि सीधा आकर उसके पैरों में गिरता है। ये देखने के बाद उसे पता लग गया था कि ये महान काम और किसी ने नहीं उसकी बीवी ने किया है। पर फिर भी वो यूलोंग के पास जाकर कहता है कि भैया
आप ऊपर आसमान से कहाँ से आए? तो वो कह रहा था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो उसके चेहरे की चोट नोटिस करते हुए कहता है कि किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे थे आप? आपके मुंह से तो खून निकलने लगा। वो उससे पूछ रहा था कि भैया क्या तुम ठीक हो? तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद वो सोच रहा था कि ये लड़की तो सच में इतनी पत्थर दिल है, पर मुझे पसंद है। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स और जनरल मिलकर रेडी हो रहे थे शाओ ट्राइब के उस मेंबर का स्वागत करने के लिए, जहां उनका गेटमैन आकर उन्हें अनाउंस करता है कि वो आ गए हैं। तो फैमिली हेड सारे एल्डर्स के साथ वहां मौजूद होते हैं, उन्हें ग्रीट करते हुए बोल रहे थे अपने बारे में। देखने से लग रहा था कि ये पर्सन काफी ज्यादा एरोगेंट है और इसका नाम क्वांग यून है। ये पर्सन तो मीटिंग हॉल में आने के बाद वहाँ की बुराई स्टार्ट कर देता है कि एल्डर ने तो कहा था ये जगह काफी अच्छी होगी, पर देख के लगता नहीं है। और फिर वो यहाँ सबको साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहता है कि वो कल सुबह उस इंसान को चूज करेगा जिसे वो अपने साथ अपने ट्राइब में लेके जाने वाला है, इसलिए सबको रेडी रखने को कहना। जहाँ एल्डर काफी पोलाइटली डरते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो अपने फादर का लाया हुआ ट्रेजर उन्हें देता है, ये कहते हुए कि ये मिस्टेक विंस को भी ठीक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तो शाओ जे की आंट काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सामने आ जाती है और जैसे ही कुंग की नजर उस पर पड़ती है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस नजर आ रहा था और अब वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे सफर की वजह से वो बुरी तरीके से थक गया है। तो यूलोंग को उसकी सेवा में अपॉइंट किया जाता है। वो उसे रूम की तरफ ले जा रहा था, पर वो तो शाओ जे की आंटी से पूछ रहा था कि उसका नाम क्या है। जहाँ थर्ड एल्डर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर सेकंड एल्डर उसे रोक देते हैं कि कोई पंगा मत करो। तो ये देखते हुए शाओ जे बीच में आकर कहता है कि आप काफी ज्यादा थक गए ना, तो क्यों ना मैं आपकी मसाज कर दूं। आंट तो डर रही थी, पर वो उन्हें रिलैक्स कराता है। दूसरी तरफ क्वांग के साथ जो एल्डर आए थे वो उसे समझाते हुए अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और यहाँ यूलोंग समझ जाता है कि आंट पर इसका दिल आ गया है और वो कुछ प्लान करने लगता है। दूसरी तरफ क्वांग अपने रूम में जाके काफी ज्यादा चिढ़ रहा था उस एल्डर पे कि मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करते। उसका सर्वेंट उन्हें कहता है कि हमारे हेड ने कहा है कि यहाँ पे कोई पंगा नहीं करना, तो इसलिए उनकी बात मानो। इस बात पे तो वो और ज्यादा चिढ़ जाता है कि मैं तो बस उस लड़की से उसका नाम पूछ रहा था ना, इतना ज्यादा चिढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ यूलोंग आकर आंट का परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम लिंगशी है, पर यहाँ यूलोंग उसे कहता है कि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, अगर उसे देखना है तो मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। और ये बोलकर वो उसे किंगवे को दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहा था। और यहाँ यूलोंग उसे सारी चीजें बता देता है कि ये उस यूजलेस की बीवी है। ये सुन के तो उसे गुस्सा आ रहा था कि ये कहाँ का जस्टिस है, इस तरीके की गॉडेस उस तरीके के नमूने के साथ कैसे शादी कर सकती है। और यूलोंग तो उसके गुस्से को भड़का रहा था कि आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो आप जैसी के साथ सूट करेगी। पर वो पूछ रहा था कि अब जब तुम आइडिया दे रहे हो तो क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है। तो यूलोंग उसके कान में एक आइडिया बताता है कि उसके पास एक तो तरीका है। ये सुन के वो काफी खुश होते हुए कहता है कि लेकिन अभी के लिए तो उसे लिंगशी चाहिए। तो यूलोंग इसके लिए भी रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ शाओ चे को दिखाया जाता है जो लास्ट सेशन कर रहा था और फिर वो कहता है कि बस ये लास्ट टाइम है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। यहाँ किंगवे शाओ चे से पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारे आइस क्लाउड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। ना सिर्फ तुम्हें पता है बल्कि तुम इसके टैक्टिक के बारे में सारी चीजें जानते हो, तो तुमने ये सारी चीजें कहाँ से पता की। तो ये सुनने के बाद शाओ चे अपने मास्टर के बारे में बताता है कि वो काफी अच्छे पर्सन थे, उन्होंने ही मुझे सारी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं। मैं अपनी जिंदगी का रेंट कभी नहीं चुका सकता, मैं उनका अकेला स्टूडेंट था। और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। किंगवे ने कभी ऐसे मास्टर के बारे में नहीं सुना, तो वो पूछती है वो कहाँ के मास्टर है। पर इससे पहले शाओ चे कुछ बता पाता, वो थक कर उसके कंधे पे सर रख देता है। किंगवे को लग रहा था कि वो शायद कुछ गलत करने वाला है, पर वो उसे हटाती है तो पता लगता है कि वो बेहोश हो चुका है। इसके बाद वो अपने पावर की हेल्प से उसे हील करने लगती है। यहाँ वो उसे हील करते हुए सोच रही थी कि पता नहीं कितने ज्यादा सीक्रेट है जो उसने छुपा रखे हैं। पर तभी शाओ चे को होश आ जाता है और वो कहता है कि थैंक यू हनी। इधर किंगवे कह रही थी कि मैंने सुना है शाओ ट्राइब से कुछ लोग यहाँ डिसेबल चुने आए हैं, तो जिस तरीके की तुम्हारी मेडिकल स्किल्स है तुम्हें यूज करना चाहिए उसका। पर वो कहता है कि काफी सारे लोग ट्राई करें, तो मैं अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करना चाहता। पर वो उसे समझाती है कि शाओ ट्राइब 4 मेजर सेक्ट्स में आते हैं, तो अगर वो वहाँ चला गया तो उसे काफी सारे यूनिक ट्रेजर मिलेंगे और वो खुद के मिस्टेक विंस को ठीक कर सकता है। इधर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है मेरे मिस्टेक विन को ठीक करने का। वो उसे काफी एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या। वो कहता है किस, और वो पाउडर भी बनाने लगा था। तो ये देख के वो उसकी अच्छी कुटाई कर देती है। दूसरी तरफ हमें लिंगशिंग को दिखाया जाता है जो वो पाउडर लेने आई थी, जो फैमिली हेड को गिफ्ट के तौर पे मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे स्टूडेंट मौजूद थे और यहाँ एल्डर एक काफी इमोशनल स्पीच दे रहे थे। उनकी एक्टिंग देखने के बाद शाओ चे कहता है कितने अच्छे एक्टर है ना, इन्हें तो मूवीज में ट्राई करना चाहिए। पर एल्डर की इतनी पकाऊ और बोरिंग स्पीच से हमारा क्वांग यून काफी ज्यादा बोर हो जाता है और फिर वो उन्हें ये लेक्चर बंद करने को बोलकर काम आगे बढ़ाने को कहता है। इधर क्वांग एल्डर को वही पिल लाने को कहता है जो उसने कल दी थी, वो उसी के जरिए अपना नया डिसाइपल चुनने वाला था। तो एल्डर उसके सामने गिर के उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने उस पिल को सेफली अपने फार्मेसी में रखा, लेकिन आज सुबह सुबह उन्हें पता लगा कि वो चोरी हो चुका है। यहाँ थर्ड एल्डर लिंगशी से पूछ रहे थे कि क्या उसने किया, तो वो मना करती है। दूसरी तरफ क्वांग को यकीन नहीं हो रहा था, वो कहता है कि आप उल्लू बना रहे हैं। एल्डर मना कर रहे थे कि नहीं, मेरी
ये हिम्मत। पर यहाँ शाओचे को थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ क्वांग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट चोरी हो गया, इतनी जरूरत। और फिर वो कहता है कि हमारे शाओ ट्राइब के रहते हुए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी टेक्निक्स मौजूद है जिससे हम सेंस कर सकते हैं कि चोरी किसने की है। इसके बाद अपने गार्ड को ऑर्डर देता है जो कि अपने मिस्टिक पावर का यूज करके सेंस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एल्डर सबको धमकी दे रहे थे कि पता लगने से पहले ही अपनी गलती मान लो, और फिर वो काउंटिंग करने लगते हैं। पर उतनी ही देर में वो गार्ड वो पिल लेकर पहुंच गया था, जिसे देख के तो क्वांग खुश होता है कि क्या बात है जीव, तुम तो काफी जल्दी ढूंढ कर ले आए, अब बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो कहता है रूम नंबर 66 पिलो के नीचे, और ये रूम और किसी का नहीं बल्कि लिंगशी का था। तो वो काफी डरते हुए कहती है कि उसने नहीं किया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो ये स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एल्डर लिंगशी से पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर लिंगशी का कहना था कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एल्डर उसे डांटते हुए कह रहे थे कि तो क्या वो दवाई अपने आप उड़ते हुए तुम्हारे तकिए के नीचे पहुंच गई। बेचारी लिंगशी को बार बार मना करते देखकर शाओचे को पता लग जाता है कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो अब आंट लिंगशी रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरीके से फंस गई है। यहाँ वो क्वांग कह रहा था कि इतनी शातिर चोर एक चोरनी निकलेगी, वो भी खूबसूरत सी, उसे नहीं पता था। वैसे हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि उठ के कन्फेस कर लो, लेकिन तब तुमने नहीं किया, तो अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो हमें ब्लेम मत करना। ये देखने के बाद एल्डर उनके पैरों में झुक के माफी मांगने लगते हैं कि उसे छोड़ दो। मुझे लगता है कि उसने ये पाउडर इसलिए चुराया होगा ताकि वो अपने भतीजे को ठीक कर सके, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ है तब से उसकी मिस्टिक विन खराब है। तो लिंगशी को लगा होगा कि ये पाउडर शायद उसके मेरिडियन को रिस्टोर कर दे। उसने ऐसा गलती से किया, वरना वो इस तरीके की लड़की बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत भोली बहुत मासूम है, प्लीज उस पर जुल्म मत करिए, उसे माफ कर दीजिए। ये देख के शाओचे कहता है कि ये बूढ़ा आदमी उससे मेरी आंट के लिए सिफारिश कर रहा है। पर असल बात तो ये है कि वो आंटी को गिल्टी प्रूव कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अक्सर हम माफी तब मांगते हैं जब हमने गलती की हो। और यहाँ शाओचे का कहना था कि जब आंट ने गलती की ही नहीं है तो फिर माफी मांगी क्यों जा रही है। और यहाँ क्वांग यून बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहता है कि हमारे शाओ ट्राइब में ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर गलती की है तो स्ट्रिक्टली इसकी सजा मिलेगी। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन उसने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। क्यों ना मैं लिंगशी को शाओ ट्राइब ले जाऊं और डिसिप्लिन रूम में उसे हैंडओवर कर दूं, जिससे वो सभी उसे अच्छी सजा दे सके। ये सुनने के बाद तो शाओचे के दादाजी को भी गुस्सा आ रहा था, और उसकी आंट कहती है कि मुझे कोई सजा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की। यहाँ क्वांग यून तो उसे फिर से बुरा भला बोलने वाला था, पर शाओचे रोकर कहता है कि मुझे चोरी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। दादाजी तो उसे मना कर रहे थे इस पछड़े में पड़ने से, पर वो आंट को कहता है कि अब डरना मत, मैं इस मसले को अच्छे से हैंडल करूंगा। आंट को उस पर भरोसा था। इधर एंडर को लगता है कि क्वांग को शाओ के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उसे बताने लगते हैं, पर क्वांग उन्हें रोकर कहता है कि मुझे पता है ये वही लूजर है ना जिसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की। तो उसे लगता है कि ये क्या ही कर लेगा, तो उसे क्वेश्चन करने के लिए अलाउ कर देता है। यहाँ शाओचे एल्डर से पूछ रहा था कि आप हमेशा अपने शब्दों और कामों को जिम्मेदारी से करते हैं, तो जब आपको पता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट ट्रेजर है तो आपने इसे फार्मेसी में क्यों रखा, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ प्लेस है। ये सुनने के बाद तो एल्डर का भी दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ यूलों के डैड खड़े होते हुए कहते हैं, तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि एल्डर ने खुद से ही खुद की चीज को चोरी किया? तुम्हारी आंटी ने वो पाउडर तुम्हारे लिए चोरी किया है और अब तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो, इसलिए बकवास करना बंद करो। तो शाओचे बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहता है कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मैं तो इस चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आखिर एल्डर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक फैमिली हेड है पर उन्होंने एक डिसाइपल जैसी गलती की है। वो तो हमेशा से हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं, फिर आज उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई, है ना एड? तो एल्डर खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वो मिस्टिक पाउडर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थी और फार्मेसी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद है, तो इसलिए मैंने उसे दवाइयों के साथ रख दिया। और शाओ सेक्ट के लोग इतने ज्यादा अच्छे बिहेव करते हैं कि कभी उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो मुझे नहीं पता था कि ये हरकत होगी कि कोई उसे चोरी कर लेगा। और ये बोलते हुए वो आंट की तरफ देख रहे थे, तो यूलोंग के डैड कहते हैं कि देखा तुमने, खामखा तुम एल्डर पे इल्जाम लगा रहे थे। ये सुनने के बाद शाओचे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो एल्डर से पूछ रहा था कि जब आपने उस बॉक्स को फार्मेसी में रखा होगा तो वहाँ तो और भी ज्यादा दवाइयाँ मौजूद है, फिर तो उस दवाइयों का सेंट उस बॉक्स में जरूर पड़ा होगा ना, तो क्या आप मुझे वो बॉक्स दे सकते हैं ताकि मैं स्मेल करके देख सकूं? एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और दूसरी तरफ क्वांग का सर्वेंट जियो आगे आकर कहता है कि वो मिस्टिक पावर काफी ज्यादा प्रीशियस चीज है, हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो ये सुन के क्वांग कहता है कि अगर इसके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करो, तो इसे स्मेल करके बताओ कि क्या इसमें किसी हर्ब की सेंट है या नहीं। तो जियो से स्मेल करके बताता है कि इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सब लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे, पर यहाँ शाओ घबराता नहीं है। वो उनसे पूछ रहा था कि किस तरीके के हर्बल की सेंट आ रही है। तो एल्डर बात को घुमाते हुए कहते हैं कि फार्मेसी में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद है और अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग स्मेल होती है, तो उस बॉक्स को वहाँ रखने की वजह से सारी की सारी स्मेल मिक्स होकर उस बॉक्स में आ गई है। तो ये सुनने के बाद शाओचे कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि सारी दवाइयों का सेंट मिक्स हो गया होगा, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी दवाई का सेंट मिक्स हुआ है, क्योंकि हर दवाई का सेंट अलग अलग होता है। किसी का मीठा होता है, किसी का फिशी होता है। जो फार्मेसी में जाते रहते हैं उन्हें इस चीज के बारे में अच्छे से पता होगा। ये देख के तो एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमेशा तो ये लड़का बेवकूफ
बन के रहता है, लेकिन आज इतने इंटेलिजेंट बातें कर कैसे रहा है। और यहाँ शाओचे कह रहा था कि बेबी गलती कर दी तुमने स्पिरिचुअल हब्स के बारे में बात करके, मेरा तो दिन ही उसी में गुजरता है। इसके बाद तो श्याओ क्वांग को सर पे चढ़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपके श्याओ ट्राइब में बहुत न्याय होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये नाइंसाफी करोगे कि किसी बेकसूर को सजा मिले और कोई कसूरवार आपके हाथों से छूट जाए। वैसे उसका इशारा यूलोंग की तरफ था। इधर एल्डर भी क्वांग को मस्का लगाते हुए कहते हैं कि अब आप ही पता लगा सकते हैं इस चीज का, तो पता लगा के बताइए। इधर क्वांग ऐसे दिखाता है कि वो इन सब से काफी ज्यादा थक चुका है और फिर वो बॉक्स को स्मेल करके बताता है कि इसमें से हर्ब की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है और वो भी फिशी टाइप की। तो ये सुनने के बाद शाओचे कहता है कि कितनी अजीब सी बात है ना, मैंने तो गलती से फिशी कह दिया था, बल्कि हर्ब का स्मेल तो या तो स्वीट होता है या तो कड़वा होता है, पर मिस्टर क्वांग को तो फिशी स्मेल आई है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर कोई है जो मुझे इस बात को एक्सप्लेन करके बता सकता है कि इन्हें ऐसा स्मेल क्यों आया। ये देखने के बाद तो किंगवे भी मुस्कुरा देती है कि उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट है। यहाँ जियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने यंग मास्टर को उल्लू बनाया। तो शाओचे तो उसे भी लपेटे में लेकर कहता है कि मेरे श्याओ ट्राइब के नए दोस्त, मेरा तुमसे एक सवाल है कि जब तुम वो बॉक्स लेने गए थे मेरी आंट के रूम से, तो कौन से तकिए के नीचे था वो, लेफ्ट वाले या राइट वाले? तकिए के कवर का कलर कौन सा था और बेड कौन से साइड पे रखा था, ईस्ट वेस्ट? उसे डरता देखकर वो कहता है कि तुमने सच में वो पाउडर आंट के रूम से ढूंढा था या तुम उन्हें फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के बाद तो सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पर क्वांग यून इस बात से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याओ ट्राइब के लोगों पर इल्जाम लगाने की, और ये बोलकर वो जियो को आगे कर देता है कि मार डालो इसे, और वो जा रहा था उस पर अटैक करने के लिए। ये देख के तो शाओ सोचता है कि वो तो थोड़ी देर के लिए अपनी पावर के बारे में भूल ही गया था, पर तभी थर्ड एल्डर आकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। पर जियो की पावर ज्यादा होने की वजह से एल्डर उसके अटैक को झेल नहीं पाते, और जब वो दोबारा उस पर अटैक करने आ रहा था तो वो उसे उठा के पटक देते हैं। अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ रही थी, तो ये देखकर शाओ ट्राइब से आए एक और एल्डर क्वांग को कोई भी बखेड़ा खड़ा करने से मना कर रहे थे। और यहाँ थर्ड एल्डर सबको बताते हैं कि उनकी बेटी गई थी लास्ट नाइट चोरी करने के लिए, लेकिन उतने में वो वहाँ पहुंचकर उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और उन्होंने सारी रात अपनी बेटी पर नजर रखी, वो एक बार भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। तो ये सुनने के बाद यूलोंग के डैड कहते हैं कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। पर थर्ड एल्डर का कहना था कि सारी जिंदगी वो यहाँ इसी वजह से फेमस है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, और ये बात कहीं ना कहीं सभी को पता थी। तो बात को अपने हाथ से फिसलता देखकर यूलोंग खड़ा होकर कहता है कि कितनी अजीब सी बात है ना कि एल्डर कह रहे हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, पर उन्होंने झूठ बोला है कि शाओ चे उनका पोता है, जबकि वो उनका बायोलॉजिकल पोता है भी नहीं। ये सुनने के बाद तो चीफ यूलोंग को डांटने लगते हैं कि ऐसे किसी के खून पर इल्जाम नहीं लगाते, पर वो कह रहा था कि मैंने इन्हें खुद बोलते हुए सुना है। क्या ये अपने बेटे की कसम खाकर कह सकते हैं कि ये उनका पोता है, क्योंकि ये उनकी कब्र के आगे ये कह रहे थे कि बेशक वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, पर तुमने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई है, तो मैं उसकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। वैसे उस वक्त भी एल्डर को पता लग गया था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। अभी वो ये जानकर हैरान होते हैं कि ये था, पर यूलोंग उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि अभी मुद्दा ये नहीं है, अभी मुद्दा ये है कि क्या ये तुम्हारा पोता है या नहीं। आंट और शाओ चे भी काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। चीफ एल्डर उनसे पूछ रहे थे कि क्या ये सच है। आंट भी क्यूरियस होकर पूछ रही थी कि कहो ना कुछ, पर शाओ चे के पूछने के बाद दादाजी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उसका असली पोता नहीं है। ये जानने के बाद तो क्वांग हंसते हुए कहता है कि क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है, मैं तो यहाँ बॉक्स की मिस्ट्री सॉल्व करने आया था, पर यहाँ तो पोते की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, और इस आउटसाइडर को सेक्ट से बाहर निकालो अभी के अभी, क्योंकि ये इस सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो ये सुनने के बाद चीफ अनाउंसमेंट करते हैं कि श्याओ को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो इस सेक्ट का नहीं है, और आज के बाद वो कभी भी श्याओ सेक्ट में नजर ना आ जाए। ये सुनने के बाद श्याओ अपने दादाजी को ग्रीट करते हुए और ये कहते हुए कि वो उन्हें कभी भी रिपे नहीं कर सकता और वो हमेशा उनका पोता रहेगा, ये बोलकर जाने लगता है। पर यूलोंग उसे रोककर कह रहा था कि मिस शिया के साथ तुम्हारी शादी हुई है, उसका क्या, उसे तो खत्म करो। किंगवे ने इसलिए शादी की थी क्योंकि अंकल किंग ने उसकी जान बचाई थी, पर तुम तो उसके असली बेटे हो ही नहीं, तो वो तुमसे क्यों शादी बना के रखे, इसलिए अपनी पोस्ट को रिप्लेस करो और किसी और के हवाले करो। ये सुन के शाओ चे को गुस्सा तो बहुत आता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है, जिससे यूलोंग को लगता है कि अब उसे मिल जाएगा। पर शाओ चे उसे जाकर किंगवे को दे देता है, ये कहते हुए कि हम दोनों कपल है, शादी हमारी है, अब इसे तोड़ना या ना तोड़ना हमारे ऊपर होना चाहिए, और अगर तुम्हें डाइवोर्स लेना है तो तुम ले सकती हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पर वो जाते जाते उसके कान में अपने दादा और आंट को प्रोटेक्ट करने को कह के जाता है। उसके जाने के बाद यूलोंग किंगवे से कहता है कि हमारे सेट की तरफ से हुई इस गलती के लिए वो उससे माफी मांगना चाहता है, जिसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वो अपने इस मैरिज सर्टिफिकेट को खराब कर दे तो वो अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सकती है, और यहाँ उसके लिए बहुत सारे केपेबल दूल्हे मौजूद है। यूलोंग तो अपनी बात कर रहा था, लेकिन क्वांग को लगता है कि वो उसकी बात कर रहा है। किंगवे तो इस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड क्या कह कर गए,
कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दादाजी और आंट जिन्हें लग रहा था कि किंगवे चली जाएगी ये शादी छोड़ के, उन्हें ये सुन के काफी खुशी होती है। दूसरी तरफ क्वांग कह रहा था कि कैसे ये हमारा मैटर नहीं है, तुम श्याओ ट्राइब में जाने वाली हो। और ये बोलकर वो जियो को बोलता है कि उसके मैरिज सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ही जियो मैरिज सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ता है, किंगवे उसे काफी अच्छी टक्कर देती है। वो तो उसे उठा के हॉल के बीच में भी पटक चुकी थी, पर जियो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ किंगवे अपने आइस मिस्टिक पावर का यूज करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। जियो उससे पावरफुल था, इसलिए वो उसे पटक देता है। और जैसे ही वो उस पर फाइनल अटैक करने वाला था, उसे बाहर से एक अटैक आकर हिट होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीज हो चुका था। और फिर यहाँ एंट्री होती है आइस क्लाउड माउंटेन की एल्डर की, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। और यहाँ श्याओ ट्राइब का वो एल्डर जाकर क्वांग को प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसाइबल के मैरिज के बीच में आने की। यहाँ क्वांग अपने एल्डर से पूछ रहा था कि आखिर ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये येलेन है, आइस क्लाउड माउंटेन की एक इमोर्टल एल्डर। ये 7th इमोर्टल एल्डर में गिनी जाती है। मैं 10th लेवल पर होने के बावजूद भी इनसे फाइट नहीं कर सकता, तो तुम भी इनसे पंगा मत लेना। ये सुनने के बाद तो यूलोंग और क्वांग दोनों बुरी तरीके से डरने लगते हैं। क्वांग तो उनसे माफी मांग रहा था कि मुझसे ये गलती से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि आपकी स्टूडेंट है। इधर मास्टर किंगवे से पूछती है कि तुम्हारा यहाँ का काम निपट गया तो क्या हम चले, तो वो उनके साथ जाने लगती है। इधर क्वांग अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर लिंगशी को उसके पास लेकर आए, क्योंकि उसने चोरी की है और वो उसे सजा देना चाहती है। जैसे ही वो सर्वेंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, यहाँ किंगवे आगे नहीं बढ़ पाती। वो अपने मास्टर से कहती है कि आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सुनने के बाद उसकी मास्टर उस सर्वेंट को भी मार डालती है, जिससे तो वो सभी बुरी तरीके से डर जाते हैं। यहाँ श्याओ ट्राइब के एल्डर कह रहे थे कि क्या मास्टर आपको हमारी फैमिली मैटर्स में घुसने का ज्यादा ही शौक है, पर मास्टर भी कहाँ कम थी। वो कहती है मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्याओ सेक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ उसकी डिसाइपल रहती है और ये मैटर स्याओ सेक्ट का है। तो वो हेड से पूछती है कि अगर कोई आपके यहाँ चोरी करता है तो आपके सेक्ट वाले उसे कैसे सजा देते हैं। ये सुनने के बाद घबराते हुए हेड कहते हैं उसे 15 सालों तक बैक माउंटेन में प्रैक्टिस करने को भेजा जाता है। तो ये सुनने के बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से नहीं सिखाया, तो अभी वो उसे सिखाएंगे। और ये बोलकर वो उसे सजा देने के लिए लेके चले जाते हैं। इससे तो क्वांग और उसके एल्डर का मुंह छोटा हो जाता है। और यहाँ एल्डर किंगस्वे से पूछती है कि क्या अब हम चल सकते हैं, तो वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। यूलोंग तो पूरी तरीके से हैरान रह गया था कि कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। और क्वांग यून तो श्याओ चे की जान का दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ श्याओ चे को एक खंडर जैसी जगह में दिखाया गया था, जहां वो बैठे बैठे यही सोच रहा था कि उसकी लाइफ में आने वाले लोग हमेशा खतरे में क्यों पड़ जाते हैं। पिछली लाइफ में उसके मास्टर और उसकी फियांसे, इस लाइफ में उसकी बीवी, आंटी और दादाजी। पर वो सोच रहा था कि इन सब से बदला लेने का एक ही तरीका है कि अब मैंने दिखाऊंगा कि पावरफुल मास्टर कैसा होता है। अब वो एक मिरेकल डॉक्टर बनने वाला था और वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। उसके हाथ में स्टार डिवाइन पौधा था, तो वो उसे अपने फर्नेस में रिफाइन करके एक स्टार डिवाइन पिल में कन्वर्ट कर देता है। और ये करने के बाद वो कह रहा था कि यूलोंग अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तो बस तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो। इसी के साथ ये वाला एपिसोड जाता है खत्म। में हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो सपने में यही सोच रहा था कि कैसे वो श्याओ ट्राइब में एंटर करेगा और उसके बाद हमारी किंगवे को इम्प्रेस करके उससे शादी करेगा। कि उसकी नींद में खलल डालने के लिए वहाँ हमारा श्याओचे पहुँच जाता है। वैसे वो अपने हाथ में एक खंजर लेकर आया था, जिसे वो निशाना साध के उसके पेट में घुसा देता है। ये अटैक हमारे यूलोंग के मेरिडियंस पर हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और वो बुरी तरीके से तड़पने लगता है। तभी वहाँ चीफ एल्डर आते हैं, जो उससे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा किसने किया। और फिर वो उसके खंजर को बाहर निकाल के कहते हैं वो उसे हील कर देंगे, वो चिंता ना करे। यहाँ यूलोंग चीफ एल्डर को उस मिस्टिक पाउडर के बारे में बताता है, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये सुनने के बाद एल्डर भी राजी हो जाते हैं। पर दो सर्वेंट आकर एल्डर को बता रहे थे कि फार्मेसी में बुरी तरीके से आग लग चुकी है। तो अब एल्डर परेशान होने लगते हैं कि कहीं उनका मिस्टिक पाउडर डैमेज ना हो जाए। एल्डर तो फटाफट फार्मेसी की तरफ दौड़ते हैं ताकि जो कुछ बचा सके वो बचा पाए। दूसरी तरफ हमें श्याओचे को दिखाया जाता है, जो उन दोनों गार्ड्स को मारकर बेहोश कर यूलोंग के सामने आ गया था। यूलोंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर श्याओचे उसे खंजर मारते हुए कहता है कि हाँ ये मैं हूँ, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मेरी शादी वाले दिन मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगा इसका बदला नहीं चुकाऊंगा। मेरी आंटी को फ्रेम किया, दादाजी की इंसल्ट की, मुझे धक्के मार के श्याओ सेक्ट से बाहर निकलवा दिया, तो इसके बदले तो इनाम देने जरूर आना था ना मुझे। यहाँ यूलोंग तो पूरी तरीके से डरने लगता है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे मत मारना। पर श्याओचे कहता है कि मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि तुम्हें मारूंगा, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें ये फील कराऊंगा कि लूजर होना कैसा लगता है। और ये बोलने के बाद वो उसकी भी मिस्टिक बीन को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दादाजी और आंट को दिखाया जाता है, जो श्याओ क्लिफ पर मौजूद थे। उनसे मिलने श्याओचे आता है तो आंट तो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। और यहाँ दादाजी उसे बता रहे थे कि वो ये सीक्रेट उसे कभी नहीं बताते, पर वो उसे छुपा के भी नहीं रख पाए, शायद यही किस्मत थी। अब वो श्याओचे को उसके बायोलॉजिकल डैड के बारे में बताते हैं, जिनका सरनेम यून था। तो ये सुनने के बाद हमारा श्याओचे चौंकते हुए कहता है कि इनका नाम भी
में युन था, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमारे शाओचे युन फैमिली से बिलोंग करता था। यहाँ दादाजी शाओचे को उसके डैड के बारे में बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, बहादुर, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह थे, पर फिर भी काफी कम उम्र में उनकी जान चली गई। जब तुम्हारे अडॉप्टेड डैड यिन की मुलाकात तुम्हारे डैड से हुई, तब वो अपनी फैमिली के साथ अपने एनिमीज से बच के भाग रहे थे। तभी यिंग ने उनकी जान बचाई और उन्हें शाओ सेट में रहने की जगह दी। पर उसी दौरान उन्हें पता लगा कि भागदौड़ में तुम्हारे मिस्टिक विंग डैमेज हो चुके हैं, और इसी हादसे के बाद तुम्हारे डैड और यिन स्वॉन ब्रदर बन गए। पर बदकिस्मती से तुम्हारे डैड के एनिमीज यहाँ तक पहुँच गए थे ताकि वो तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा सके। अब दुश्मनों के हाथों शाओ सेट में कोई बर्बादी ना हो, इसलिए वो यहाँ से जाने वाले थे। पर यिंग को पता था कि इस वजह से तुम सब काफी मुश्किल में पड़ने वाले हो, तो तुम्हारी ब्लड लाइन को बचाने के लिए यिंग ने अपने बेटे के साथ तुम्हें रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे डैड का ब्लड लाइन सेफ हो सके। ये सारी बातें सुनने के बाद शाओचे की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। पर दादाजी आगे बात को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि इस फाइट के दौरान यिंग अटैक में मारा गया। जिस कातिल ने यिंग को मारा था वही तुम्हारे पेरेंट्स को भी यहाँ से ले गया। ये सारी बातें सुनने के बाद शाओचे दादाजी से कहता है कि मैं कभी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता। पर दादाजी तो उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि कैसी बकवास बातें कर रहे हो, जैसा कि तुमने कहा कि हमारा खून का ना सही लेकिन दिल का रिश्ता तो है ना, इसलिए हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहेंगे। इसके बाद दादाजी शाओचे को बताते हैं कि उसके गले में वो जो लॉकेट है ना, उन्होंने हमेशा शाओचे को उसे गले में पहने रखने को कहा था, इसलिए क्योंकि ये उसके बायोलॉजिकल फादर की आखिरी निशानी है। दादाजी को ये उम्मीद थी कि शायद उसके पेरेंट्स कभी जिंदा हो और शाओचे को इस लॉकेट के जरिए पहचान ले तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो लॉकेट देखने के बाद शाओचे सोच रहा था कि कमाल की बात है, इसी तरीके का लॉकेट उसके पास्ट लाइफ में भी था, जहाँ उसके मास्टर ने भी यही कहा था कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। यहाँ दादाजी शाओचे को एक और बात बताते हैं कि उसके पेरेंट्स के पीछे जो लोग पड़े थे, असल में उन्हें पता लग गया था कि शाओ के पेरेंट्स के पास कुछ हेवनली ट्रेजर्स है और वो उसे हासिल करना चाहते थे। ये वो बातें हैं जो यिंग ने मना की थी कि कभी शाओचे को पता लगे, पर आज दादाजी को सब कुछ उसे बताना पड़ रहा है। यहाँ शाओचे इन सारी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि आप लोग मेरा वेट करना, मैं 3 साल बाद वापस आऊंगा और इन सभी लोगों से बदला लूंगा जिनकी वजह से आपको और आंट को सफर करना पड़ा। और वो उन्हें ग्रीट करके वहाँ से निकल रहा था। यहाँ दादाजी उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि क्वांग युन उनके पीछे पड़ा है। इसके बाद हमें लियोन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की एल्डर किंगवे का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अपने फादर और मदर को गुड बाय बोलने गई थी। तो वो आकर एल्डर को रिपोर्ट करती है कि उसके फादर थोड़ा सा शॉक हुए हैं, पर वो मान चुके हैं उसे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस भेजने के लिए। इसके बाद एल्डर किंगवे के पास आकर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे मिस्टिक पॉइंट को चेक करने वाली हूँ, तो मेरे मिस्टिक को फील करने की कोशिश करना। इसके बाद एल्डर अपने आइस मिस्टिक की पावर को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को चेक करने लगती है, जहाँ उसका हाथ पकड़ते ही एल्डर को काफी बड़ा झटका लगा था। तो वो अच्छे से कंफर्म करने के लिए उसके दोनों हाथों को चेक कर रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हुए वो और ज्यादा शॉक हो जाती है। किंगे को तो काफी अजीब लग रहा था कि मास्टर ने ऐसा क्या नोटिस कर लिया, तो वो उससे पूछती है। मास्टर उसे बताने की बजाय ये पूछ रही थी कि क्या तुम इन दिनों किसी से मिली हो या फिर कोई दवाई खा रही थी। किंगे को तो कुछ नहीं समझ आता, तो मास्टर उसे बताती है कि किसी भी पर्सन के अंदर मिस्टिक वीन्स में 54 एक्यू पॉइंट्स होते हैं और एक इमॉर्टल बनने के लिए उन्हें 10 एक्यू पॉइंट्स को ओपन करना पड़ता है, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स और हार्ड वर्क लगता है। लॉर्ड पेरिस में अभी तक पूरे 100 सालों में लोगों ने सिर्फ 7 एक्यू पॉइंट्स को ही ओपन किया है। यहाँ तक कि पूरे टियान शुआन कॉन्टिनेंट में अभी तक 5 ही ऐसे लोग हैं जो 5 से ज्यादा मिस्टिक एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर चुके हैं। पर तुमने तो पूरे के पूरे 54 मिस्टिक एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर लिया, वो भी इतने कम टाइम में। ये सुनने के बाद तो खुद किंगवे भी काफी ज्यादा शॉक थी। एल्डर किंगवे को आगे बताती है कि अब इस पावर के जरिए तुम्हारी मिस्टिक वीन्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फ्यूचर में किसी भी मिस्टिकल स्किल्स या मेथड को आराम से प्रैक्टिस कर सकती है। यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो 5 गुना तेजी से कल्टीवेट करेगी। ये सुनने के बाद किंगवे को हमारे शाओचे की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि अगर उसने उसे हील कर दिया तो वो 10 गुना तेजी से अपनी पावर का यूज कर सकती है। ये याद करने के बाद वो सोच रही थी कि इसका मतलब उसने सच कहा था। और यहाँ मास्टर पूछ रही थी कि क्या उस सीनियर का नाम तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो कौन है इतना टैलेंटेड पर्सन। पर यहाँ किंगवे काफी निराश होकर बताती है कि हाँ, वो सच में ज्यादा टैलेंटेड है और उसके पास बहुत ज्यादा हाई स्किल्स है। पर साथ ही वो माफी मांगते हुए बताती है कि उसने अपने बारे में बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तो मास्टर भी समझ आती है कि शायद वो बहुत ज्यादा कोई पावरफुल और ज्ञानी इंसान होगा जो नहीं चाहता कि लोग उसे परेशान करे, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। तो इसलिए मास्टर किंगवे को समझाते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे ऊपर फेवर किया है, तो तुम भी याद रखना कि किसी को उसके बारे में मत बताना। अब उन्हें काफी ज्यादा लेट हो रहा था, जिस पे मास्टर कहती है कि उन्हें लॉर्ड को जाकर रिपोर्ट भी तो करनी है। और अब नेक्स्ट टाइम के चैंग फेंग रैंकिंग बैटल में हमारे किंगवे को हराने वाला कोई नहीं होगा। ये जानने के बाद तो उसे भी यकीन नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और अब मास्टर उसे लेकर आइस क्लाउड माउंटेन जाने लगती है, जहाँ जाते हुए हमारी किंगवे यही सोच रही थी कि पता
नहीं उसका हस्बैंड कहाँ होगा। दूसरी तरफ हमें शाओचे को दिखाया जाता है जिसके पीछे क्वांग युन का मास्कमैन पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। तो वो उसे गिराकर उसके गले में नाइफ रख के कह रहा था कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पे लगने वाला एक एक ब्लेड तुम्हें महसूस हो। पर इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, हमारा शाओचे उसकी आंखों में धूल झोंक देता है। पर ये मास्कमैन पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो उस धूल को इकट्ठा करके दूर कर चुका था, लेकिन इतने में मौका पाकर हमारा शाओचे भागने लगता है। तो वो मास्कमैन अपनी मिस्टिक पावर का यूज करके उसे हिट करके जमीन पे गिरा देता है। गिरने के बाद शाओचे को पता लगता है कि उसके आसपास काफी पॉइजन वाले पौधे हैं जिनसे उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उसके पास हेवनली पर्ल जो था। तो जैसे ही वो मास्कमैन दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, शाओचे उसके ऊपर उस पौधे को फेंक देता है जिसे उस मास्कमैन ने कैच करके पकड़ लिया था और अब उसके हाथ में वो जहर फैलने लग जाता है। तो वो जहर उसकी बॉडी में ना फैल जाए इसलिए वो अपने हाथ को काट के उस जहर को बाहर निकाल लेता है। पर तब तक मौका पाकर हमारा शाओचे भागने लगा था पर वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि अपना वेपन उसकी तरफ फेंक देता है। अब शाओचे जैसे ही उसके वेपन से हिट होने वाला था तभी वो लड़की जिसकी उसने जान बचाई थी वो उस खंजर को पकड़ते हुए उस मास्कमैन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया था। शाओचे को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर कुछ ही देर में उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के साथ मिक्स हो गए थे और शाओचे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की जाग गई। पर अपने स्पिरिट पावर का यूज करने की वजह से वो बुरी तरीके से थक गई थी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि इस लड़की को गॉड किलिंग पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से इसकी स्पिरिट बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी है। तो शाओचे उठते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मेरी, अब हिसाब बराबर हो गया ना। यहाँ शाओचे तो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम युनचे है, अब से वो अपना असली नाम यूज करने वाला है। पर वो लड़की तो गुस्सा होते हुए उसका गला पकड़ के कहती है कि ये हेवनली पॉइजन पर्ल एक हेवनली ट्रेजर है तो इसने तुम्हें अपना ओनर कैसे माना। वैसे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। तो ये देख के युनचे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहती थी तो अपनी जान खतरे में डाल के मुझे थोड़ी ना बचाती, वो भी इतने रिस्क में जब तुम्हारी स्पिरिट पूरी तरीके से पॉइजन से भरी हुई है। इतना सुनने के बाद वो और जोर से उसका गला दबा देती है। इधर युनचे बताना स्टार्ट रखता है कि तुम्हें जो पॉइजन दिया गया है न केवल उससे तुम्हारी बॉडी डैमेज हुई है बल्कि स्पिरिट भी डैमेज हो चुकी है। यहाँ वो लड़की जब खुद पे ध्यान देती है तो उसके बदन के आर पार हो जाता है एक पत्ता। अब ये देखने के बाद तो युनचे मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसका प्लान काम जो करा था वो मैनिपुलेट जो करा इस लड़की को। यहाँ वो फिर से मीठी मीठी बात करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार के वो पर्ल ले सकती हो और फिर अपनी जान बचा सकती हो। पर इतना सुनने के बाद तो वो उसे छोड़ देती है और फिर पूछ रही थी कि तुम तो एक लूजर हो ना, फिर तुम्हें इतनी सारी नॉलेज कैसे है। तो वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है क्योंकि मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ और अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो तुम्हें हील कर सकता है तो वो केवल मैं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूँ। तुम्हारी जान मेरी जान से तो बहुत ज्यादा कीमती है, तो अगर खुद की जान बचानी है तो मुझे बचाओ। वो इस लड़की के साथ डील करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ दूसरा मास्कमैन आ जाता है। तो ये देखने के बाद ही उनसे कह रहा था लो एक और मेहमान आ गया, जाके इसकी खातिरदारी करो। दूसरी तरफ वो मास्कमैन अपने साथी का वो हाल देखने के बाद गुस्से में कहता है कि किसने किया इसका ये हाल, जहाँ युनचे तो हाथ खड़ा करते हुए कहता है इस अप्सरा ने। जब उस मास्कमैन की नजर व्हाइट कपड़ों में खड़ी उस लड़की पर पड़ती है तो वो उसे देख के कहता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है ना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वो तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मिस्टिक विंग का यूज करके जला के भस्म कर देती है उसे। ये देखने के बाद तो युनचे बुरी तरीके से डर गया था, पर अब एक्सट्रीम लेवल पे पावर यूज करने की वजह से उस लड़की पर वो पॉइजन फिर से हावी होने लग जाता है। तो उसे तड़पता देखकर युनचे हील करने के लिए हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज कर रहा था जिसके ऑरा से उसका पॉइजन रिलीज तो हो जाता है पर वो उसे काट कर उसका खून पीने लगती है। ये देख के वो कह रहा था कि जब भी मिलती हो काटने क्यों लगती हो, छोटी पप्पी हो क्या। साथ ही वो उसे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। तो वो उससे पूछता है तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो वो खून पोंछते हुए टशन मार के कहती है जैस्मिन। तो ये सुनने के बाद हमारा फ्लर्टिंग किंग कहता है वही ना जो क्यूट और प्रेग्नेंट होती है, प्योर और इनोसेंट होती है। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन कहती है पर लाल रंग दिखते ही डिस्ट्रॉय भी कर देती है। ये देखने के बाद उसे पीछे पड़ा इंसान दिख जाता है, मुर्दा। तो ये देखने के बाद वो डरने लग जाता है। अब वो जैस्मिन से कह रहा था कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पॉइजन दिया हुआ है तो अब आगे से अपने मिस्टिक पावर का यूज मत करना और एक काम करो हेवनली पर्ल के अंदर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, एक बार मैं अपने मिस्टिक विंग को ठीक कर लूं फिर मैं तुम्हें 3 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा ना। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम मेरे 3 कंडीशन को पूरा करने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें एक नया मिस्टिक विंग दे दूंगी। ये सुनने के बाद तो जनाब के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या कहा तुमने। तो वो कहती है कि हाँ इतना पावरफुल मिस्टिक विंग जिसमें गॉड की पावर जुड़ी होगी। तो वो कहता है कि सच में। तो वो कहती है क्या मैं मजाक कर रही हूँ, सच में। तो वो तो काफी चौड़ते हुए कहता है कि अगर ये बात सच है ना तो तुम 300 कंडीशन में मुझसे प्रॉमिस करवा सकती हो। तो ये सुनने के बाद वो काफी सीरियस होते हुए कहती है ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मुझे 3 ट्रेजर ढूंढ के लाके देने हैं, जिसमें पहला तो वो एक पावरफुल फ्लावर ट्रेजर मांग रही थी और दूसरा पिल और तीसरा एक पर्पल पर्ल्स गॉड क्रिस्टल, वो भी 35 किलोग्राम का। ये सुनने के बाद तो युनचे कहता है कि मैडम होश भी है, किन चीजों के बारे में बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि फॉर
मेजर सैक भी एबल नहीं है कि वो इन ट्रेजर्स को ढूंढ सके, तो मुझे ढूंढने को कह रही हो। तो ये सुनने के बाद जैस्मीन कहती है कि मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है अपनी बॉडी को दोबारा बिल्ड करने के लिए, और तुम्हें ये चीजें लाके देनी होगी क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है। तो अब ना चाहते हुए भी युंजे को पूछना पड़ता है कि टाइम लिमिट क्या है। वो कहती है 30 साल, तो वो मान जाता है। इसके बाद जैस्मीन कहती है कि उसे अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने के लिए मिस्टिक पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो युंजे को कहती है कि 30 सालों में कल्टीवेशन करके खुद को सेकंड कंडेंशन लेवल का बंदा बना ले, और फिर इसके बाद वो उसकी हेल्प से अपनी बॉडी को रिबिल्ड कर लेगी। वैसे ये लेवल को बढ़ाने वाली हमारी जैस्मीन की सेकंड कंडीशन थी। यहाँ युंजे सोच रहा था कि इस लड़की को इतनी मिस्टिक पावर की जरूरत है, कहीं ये गॉड फेस मिस्टिक लेवल पर तो नहीं है, फिर तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ जैस्मीन पूछ रही थी क्या हुआ, नहीं कर सकते क्या? पर युंजे कह रहा था कि 30 सालों में इस लेवल तक पहुंचना बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं है, पर अब जब तुमने कहा है तो फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब यहाँ जैस्मीन अपने थर्ड कंडीशन के बारे में बताती है कि मेरे आगे घुटने टेको और मुझे अपना मास्टर मान लो। तो ये सुनने के बाद वो आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कितने साल की हो? तो वो टशन दिखाते हुए कहती है कि 13 साल की। ये सुनने के बाद तो उसका खून खौल रहा था, पर फिर खुद को तसल्ली देने लगता है कि जो आपको एक शब्द भी सिखाए वो आपका टीचर बनने लायक होता है। तो वो फाइनली उसे अपना टीचर मान ही लेता है, पर वो उसे ग्रीट कर रहा था ये कहते हुए कि मुझे झुकाना इम्पॉसिबल है। तो वो उसे लात मार के नीचे गिराकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी पॉसिबल किए देती हूँ। गिरने के बाद वो सोच रहा था कि अगर ये मेरे मिस्टिक विंस के बात नहीं होती ना तो फिर मैं तुम्हें बताता। यहाँ जैस्मिन अकड़ते हुए कहती है तुम्हें क्या, तुम काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लगते हो जो मेरे सामने नहीं झुक सकते। और फिर वो उसे ज्ञान देते हुए कहती है कि अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर हो ना तो उसके सामने अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, वरना तुम्हारा अकड़ और घमंड मजाक बन के रह जाता है। और फिर वो उससे कह रही थी कि आज से ऑफिशियली मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तो क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वो काफी दर्द भरी आवाज में कहता है हाँ कहना तो है। वो कहती है बोलो। वो कहता है कि क्या तुम अपना पैर हटा सकती हो, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ये जानने के बाद तो जैस्मिन बुरी तरीके से शर्माने लगती है, और उसे इस तरीके से देखकर हमारे युंचे को काफी मजा आ रहा था। पर जब वो उसे घूर के देखती है वो कह रहा था कि गाल पे मत मारना, बाकी कहीं भी मार सकती हो। इसके बाद उन दोनों को त्यानसुआन सिटी के ड्रैगन माउंटेन में दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों आमने सामने बैठे थे। और जैस्मिन पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस हाईली पॉइजन के साथ पॉइजनेट क्यों किया गया है? और फिर वो अपने पास से एक ब्लड ड्रॉप निकाल के दिखाते हुए कहती है इस ब्लड की वजह से। अब इस ब्लड ड्रॉप की मिस्ट्री हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगने वाली है, क्योंकि इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।